तो कम से कम करें आप लोग मिलके सभी लोग। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से फटाफट। चलिए सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलें करें स्टार्ट। तो सफेद बाघ कहाँ पाया जाता है? सबको पता है सफेद बाघ कहाँ पाया जाता है, बघेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला है? रीवा जिला है। और टाइगर सफारी पूछे तो कौन सा है? मुकुंदपुर, है ना। मुकुंदपुर कहाँ पे आता है? सतना में आता है। और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने की पूरी संभावना है। किसी न किसी शिफ्ट में मुकुंदपुर सतना के बारे में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच अमित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे क्लास को सभी लोग शेयर करते चलें, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की देखने की मिले हम लोग को। गोडवाना, उदय जी, विवेक नामदेव, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया? अब जो बोलते हैं कि एक सब तो नहीं बोलते हैं, एक दो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर नहीं आए पढ़ाए वाले से, तो ये आप ही बता दो कभी क्या 4-5 दिन पहले मैंने जिलों का गठन नहीं पढ़ाया था आप लोग को और ये क्वेश्चन नहीं कराया था क्या? है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताओ जो मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, क्या 4-5 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था कि 2008 में 2 जिले बने थे, है ना। एक जिला कौन सा बना था आपका? अलीराजपुर। ठीक है, दूसरा कौन सा बना था आपका? दूसरा बना था सिंगरौली बना हुआ था, है ना। 17 मई को अलीराजपुर और 24 मई को क्या है? सिंगरौली बना था 2008 में। कराया था कि नहीं कराया था? पूरा जिला गठन पढ़ाया था मैंने आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं कुछ लोग बोल रहे हैं, एक दो लोग, तो मान के उन्हीं की बात मान लेते हैं कि नहीं कराया था मैंने, है ना। हालांकि प्रूफ पूरा है क्लास का, है ना। चलिए ठीक है, फिर आगे आते हैं और मैं बताता हूं। अभी तो ये एक क्वेश्चन है और मैं गिनाना भी पड़ेगा। समस्या ये है, एक तो पढ़ाना है, ऊपर से गिनाना है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये थोड़ा सा तरीका मेरे से नहीं आता ये चीजें, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि मेरा काम केवल पढ़ाने का है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है ना, इतिहास में पढ़ाया हुआ है। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया हुआ था? तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें लगातार। ये तीसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के बाद जो शासन किया था किसने किया था? बिंदुसार ने, है ना। चंद्रगुप्त के बाद कौन आए थे इसमें आपके? बिंदुसार आए थे। और बिंदुसार के बाद कौन आए थे आपके? ये अशोक आए थे, है ना। और अब पूरी संभावना है, मैं अभी फिर से बता देता हूं कि आगे के शिफ्ट में आपका अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये लिख के ले लो, अशोक से रिलेटेड, सम्राट अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए आपको आगे मिलेंगे आगे शिफ्ट में। इसलिए आपको क्या करना है? अशोक के बारे में पढ़ के चलना है। और अगर ये क्वेश्चन अभी नहीं आया होगा कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य, ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना किताब कौन सी है? अर्थशास्त्र, है ना। अगर नहीं आया है तो आने की पूरी संभावना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट दिन कहाँ बिताया था? श्रवण बेलगोला में, ये भी मैं बता चुका हूँ प्रिया, है ना। श्रवण बेलगोला में ही संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया हुआ था। ये भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग को याद होगा तो। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फिर ये क्वेश्चन जो है आपका, ये राष्ट्रीय उद्यान में मैं कराया हूं आप लोग को, अभी तो नहीं कराया हूं लेकिन पहले में कराया था। आईने ए अकबरी में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किया गया है? तो आईने और अकबरी में, ठीक है। तो ये जो किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लगातार क्वेश्चन अभी सतपुड़ा के पूछे जा रहे थे, अब किस में आ गए हैं? पेंच के आ रहे हैं। तो आपको पूरा पढ़ना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, पूरी जानकारी आपको रख लेनी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क है। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी का पार्क है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का भी डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर का डेट, इसमें डेट आप ध्यान रखिएगा। मोगली लैंड जो है यहीं पे आता है। ठीक है, कृष्ण मृग जो है सबसे अधिक जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें आपका कौन सी नदी यहाँ से जाती है? तो पेंच नदी जाती है, जो पेंच नदी छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों को
अलग करती हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अभी ये पेज से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, लीला, अजय, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है इस पे। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सतपुड़ा पार का क्वेश्चन आया था 28 मार्च को। हाँ, सतपुड़ा से अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं और अब हो सकता है कि आगे ना आए, लेकिन पेंच के अब आना शुरू हुआ है तो पेंच के आना शुरू करेगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय उद्यान से देख रहे हैं 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा है, ये शुरू से हम लोग देखते चल रहे हैं इस पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये है, ये तो करेंट अफेयर क्वेश्चन है। 2022 के इन्वेक्स गेम कहाँ हुए थे, तो ये कहाँ हुए थे, ठीक है, ये बताएं आप लोग जल्दी से फटाफट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो हुआ था कहाँ हुआ था, नीदरलैंड में। बहुत कम लोग इसको कर पाए होंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अच्छा, आज केन का आया हुआ है। राम राम शिवम गुप्ता जी, स्वागत है आपका। फिर अच्छा, आप लोग स्टेटस नहीं लगाए हो क्या आज? सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए क्लास को प्लीज, जिससे संख्या यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाए क्लास की, है ना। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर किसे कहते हैं। बहुत बारी क्वेश्चन में करा चुका हूं। मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर जो कहा जाता है, ये कहा जाता है नरसिंहगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को, या अभ्यारण्य को कहते हैं इसको, सॉरी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिनी कश्मीर किसे कहते हैं, किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। हाँ, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमित ने लगाया है स्टेटस में, मंजू ने लगाया है, लीला ने भी लगाया हुआ है, 3 लोग लाए स्टेटस में। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो बाकी लोग भी लगा सकते हैं। बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बंगाल के राष्ट्रीय चिन्ह, बंगाल के राष्ट्रीय फूल, है ना, बाकी से संसद वगैरह अच्छे से पढ़ के चलिएगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बंगाल से, है ना, लगातार। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बंगाल का आतंक फूल किसे कहते हैं, तो जलकुंभी, जलकुंभी को क्या कहा जाता है, आतंक फूल कहते हैं यहाँ का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, है ना। फिर मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है विधि से भी संबंधित है और धर्म शास्त्र से भी संबंधित है, यानी दोनों से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसमें आपका, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखो मैंने विटामिन का जो पढ़ाया हुआ था आपसे, तो ये चौथा क्वेश्चन है जो आया है एग्जाम में। चौथे 4 क्वेश्चन विटामिन से आ चुके हैं जो मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर भी अब मैं हर चीज का सबूत नहीं दूंगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पूरा विटामिन का लिस्ट आप लोग को पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो आप पिछली वाली मेरी क्लास, परसों की क्लास आप देखिएगा, तो उसमें पूरा पीडीएफ में भी मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन सी आ चुका है, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी आ चुका है, ठीक है। विटामिन अब क्या है आपका सी, अभी और रिपीटेड होगा मुझे लगता है। ये विटामिन बी के पूरे फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग। तो ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं कराया हूं। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसमें ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन वर्ड में नहीं होता है, मैजिक टूल, स्लाइडर, दोनों या कोई नहीं, है ना। तो ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन वर्ड में नहीं होता है। हाँ, थैंक यू अजय। तो बताएं जल्दी से कौन सा नहीं होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, मैजिक टूल, मैजिक टूल जो है आपका ये एमएस वर्ड में नहीं होता है, बाकी सभी चीज होती हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है, तो शॉर्टकट की ए भी है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, जो भी वहां पे जहां पे हम क्लिक करते हैं उस पेज के सारे वर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं कंट्रोल प्लस ए से। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, पेस्ट होता है। यानी सभी क्या है, ये शॉर्टकट की है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लास को सभी लोग शेयर करते चलें, जिससे संख्या यहाँ पे थोड़ी सी बढ़े हम लोग की, है ना। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का संबंध एमपी के किस जिले से है, भोपाल से, सागर से, इंदौर से या कोई नहीं। तो व्यक्तित्व से मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, है ना, और आ गया ये व्यक्तित्व से क्वेश्चन।
ये पलक मुच्छल जो है कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा इंदौर से है। और अब इंदौर के क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे के शिफ्ट में भी। तो मैं आपको बता दूं कि पलक मुच्छल का जो संबंध है कहाँ से है, इंदौर से है। और इंदौर से और कौन कौन महाभूतिक है मेन, तो आपको ध्यान रखना है सलमान खान, है ना। सलमान खान भी कहाँ से हैं, तो सलमान खान भी कहाँ से हैं, इंदौर से हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। फिर लता मंगेशकर जी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ये कहाँ से हैं, तो ये भी कहाँ से आपके इंदौर से ही हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फेमस है, जो आ सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, चलें बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सैलानी द्वीप निम्न में से किस स्थान पे निर्मित है, तो हनुवंतिया टापू के आसपास जो है ओंकारेश्वर में खंडवा में जो आता है सैलानी द्वीप आता है। ये क्वेश्चन एक आपका आया हुआ है एमपीजीके में। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका जिज्ञासा राजपूत खेल से है, तो जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो पूछा गया है बॉक्सिंग का पूछा गया है, तो आपको बॉक्सिंग के बारे में पूरा अच्छे से ध्यान रखना है, बॉक्सिंग के पूरे खिलाड़ियों को एक बार देख लेना है, और भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर कल की क्लास में मैं बॉक्सिंग का ही लिस्ट लेके आ जाऊंगा। हॉकी का मैंने करा दिया है, बैडमिंटन का मैंने करा दिया है, क्रिकेट का मैंने करा दिया है, पूरी लिस्ट है, और उससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप लोग देखे होंगे। कल मैं बॉक्सिंग का करा दूंगा, है ना, और कौन से खेल हैं, और भी जो मेन खेल होंगे उनके भी मैं करा दूंगा। ठीक है, हाँ, लता मंगेशकर, सलमान खान, पलक मुच्छल, ये सब इंदौर से ही हैं। अरे प्रिंसी उपाध्याय, एक तो पहले डेली क्लास में आप आया करो, बीच बीच में आते हो तो फिर इसमें कैसे पता चलेगा। ये ध्यान रखिए, मैं जो करा रहा हूं आएगा नहीं, आ चुका है। ये पटवारी में क्वेश्चन अभी हाल में आ रहे हैं। चैप्टर थंबनेल नहीं देखा क्या आपने, 28 और 29 मार्च को, कल और आज जो क्वेश्चन आए हुए हैं पटवारी के, वो मैं करा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, चलो। तो निकिता गुड इवनिंग। यही होता है कि क्लास ना लेने का नतीजा, बीच बीच में आने से कुछ पता नहीं चलता है और डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं अपन। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, संदीप यादव गुड इवनिंग। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन ये तो अब सिंपल है, कर लोगे, मैंने बता चुका हूँ, हर एक चीज इसके बारे में बता दिया है मैंने आप लोग को कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है होशंगाबाद में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर। हाँ, तो फिर आपको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो आ चुके हैं क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो आ चुके हैं क्वेश्चन ये। और सतपुड़ा के बारे में मैंने पूरा डिटेल आप लोग को करा चुका हूं, है ना। फिर भी एक बार रिवीजन करा देता हूं। स्थापना 1983 में हुई है इसकी, 1999 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, कृष्ण मृग की यहाँ पे क्या है, बहुतायत है। पचमढ़ी यहीं के आएगा आपका, धूपगढ़ यहीं पे आता है आपका, तवा बांध या तवा जलाशय यहीं पे आएगा आपका। ठीक है, ये सब आपको सतपुड़ा के बारे में ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ऐसा भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है, ये कौन सा आएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एस पाटिल जी, मैंने देख लिया आपका कमेंट। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हाँ हाँ, तो ये इतनी इजी है कि बच्चों को भी पता होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इजी भी आते हैं प्रिंसी, अगर, और बहुत सारे टफ भी आते हैं, दोनों का मिक्सचर रहता है। अगर सारे टफ कर देगा एग्जाम में तो भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो पूरा कुछ इजी भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी रहेंगे। तो और सलमान खान का, हाँ सलमान खान का मैं भूल गया बताना, सलमान खान का आ चुका है, आज के ही पेपर में आया है कि सलमान खान जो है आपका किस शहर से संबंधित है। ये क्वेश्चन एमपी पटवारी में पूछ लिया गया है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो शिशु मृत्यु दर ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, इसमें शिशु मृत्यु दर कितनी है, 43 है 1000 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। जिन्होंने पुरानी क्लासेस मेरी देखी होगी तो उनको आराम से क्वेश्चन कर लिए होंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आदिवासी संग्रहालय कब स्थापित किया गया था, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आदिवासी संग्रहालय जो स्थापित किया गया था, कब किया गया था, ये आपको बताना है, फटाफट बताना जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 20 अप्रैल 1954 को आदिवासी संग्रहालय जो स्थापित किया गया है, कब किया गया है, 20 अप्रैल 1954 को किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें से आप इतना डिटेल में पूछा जाएगा कि आप कितनी भी तैयारी करोगे वो नहीं बन पाएगा आपसे। ठीक है,
तितली क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी था। हाँ, वो क्वेश्चन मैं रखा हूँ लीला, मुझे मिला है क्वेश्चन, उसको भी कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो, वो भी क्वेश्चन है हमारे इसमें लिस्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के विभाजन का कार्य करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैप से क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं रही सब। तो ये सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच विभाजन का काम करता है, तो कौन कौन करता है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा क्या बहती है, ऊपर बहती है, और यहाँ पे कौन सा पर्वत है आपका, यहाँ पे सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी है, यहाँ पे ताप्ती नदी है। तो कौन सी नदी को है ये, नर्मदा और ताप्ती। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं कराया हूँ और सिंपल भी है, आप कर लोगे इसको आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ के शैल चित्र प्रसिद्ध हैं। तो शैल चित्र सबको पता है कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जो यूनेस्को में भी शामिल है। तो यूनेस्को में जो शामिल है कौन सा है, भीमबेटका शीर्ष। लगातार तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने वही बताया है, एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है इसमें, है ना। आज इस शिफ्ट में पूछ लिया, फिर दूसरे शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या है, लगातार वो पैटर्न बना के रखा है इसमें, ठीक है। नए स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्या वैल्यू नहीं है प्रिंस, ये बताइए क्या किया जाए। सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, सारा जवाब दे रहा हूं मैं, इसके अलावा और क्या करूं बताओ। जो बोलो वही कर दें अपन फिर, ये फिर केवल कमेंट पढ़े नहीं पढ़ाए कुछ भी। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भीमबेटका हो जाएगा। 2003 में क्या हुआ है, ये यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है, ये अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है। जो इंपॉर्टेंट कमेंट लगते हैं, लगभग मैं सारे कमेंट का जवाब दे रहा हूं इसमें, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग को समझना चाहिए इस चीज को, क्योंकि हम लोग को पूरा फोकस करना है यहाँ पे पढ़ने पे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अभी भीमबेटका से एक क्वेश्चन और भी आने की संभावना है, अभी आ सकता है आपका, ध्यान रखना। ये भीमबेटका जो है विश्व का, केवल भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, ठीक है। हाँ, प्रिया रावत आपका भी कमेंट दिख रहा है मुझे, है ना, आपका भी कमेंट दिख रहा है। अच्छा, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, है ना, सभी लोग शेयर कर दो, 60+ संख्या करिए, क्योंकि मैंने जितना प्रॉमिस आप लोगों से किया हुआ है वो सारी चीज मैं करा रहा हूँ। और आज गांधी जी का भी सेशन रखा हुआ है, तो गांधी जी के बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में किस मंदिर के निर्माण, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं मानता हूं, ये नहीं कराया हूं इसको, ठीक है। तो किस मंदिर का निर्माण सप्तरथ शैली में किया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर, महाकाल मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, या कोई नहीं। लेकिन ये जरूर कराया हूं मैं, किसमें से मंदिर जरूर कराया हूं, लेकिन ये शैली नहीं कराया हूं मैं। ये जो आ जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर आएगा, और ये कहाँ पे आता है, छतरपुर में आता है। कहाँ पे आता है, छतरपुर में आता है। और छतरपुर के मंदिर की पूरी लिस्ट में आप लोग को करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप लोग पिछली वाली परसों वाली क्लास में देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मेन मंदिर में यहाँ पे फिर से करा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कंदरिया महादेव मंदिर लिखा हुआ है, लक्ष्मण मंदिर, नंदी मंदिर, फिर शांतिनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, घंटाई मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। मंदिर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर यहीं पे आता है आपका, ठीक है। दूल्हा देव मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, और चतुर्भुज मंदिर, और चतुर्भुज मंदिर। ये कुछ फेमस मंदिर हैं जो आपका कहाँ पे आता है, खजुराहो में ही आता है। और खजुराहो जो आपका है सबको पता है 1986 में किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। सबसे पहले यूनेस्को में शामिल होने वाला एमपी का पहला जो पर्यटन स्थल है कौन सा है, खजुराहो ही है। उसके बाद सांची, और उसके बाद फिर आपका भीमबेटका आता है, ठीक है। छतरपुर मंदिर दिल्ली में है, ठीक है। छतरपुर में जिले की बात कर रहा हूँ, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। छतरपुर जिले की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, हाँ, तो ये आपको पूरा अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है इसका। चले बढ़े आगे। अभी छतरपुर से केवल एक या दो क्वेश्चन दिखे हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और भी आने की संभावना है। 100% आगे आएगा आपके शिफ्ट में, अब देखिएगा, ठीक है। हाँ, कुसुम द्विवेदी जी, स्वागत है आपका क्लास में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताइए, क्वेश्चन भी मैं आप लोग को करा चुका हूं, सिंपल क्वेश्चन है। आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में किस स्थान पर ताजमहल के लिए चुना गया था। भोपाल को, इंदौर को, जबलपुर को, या बुरहानपुर को। तो किसका चुना गया था बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप खुद बताइए ये मुझे, ठीक है।
कि मुमताज महल की कब्र कहाँ पे है, ताजमहल किसके नाम पे पड़ा है। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आपको जान जाओगे कि अगर मुमताज महल की कब्र कहाँ पे आती है, मुमताज महल की कब्र कहाँ पे आती है, यहाँ पे बुरहानपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रेरणा किससे ली गई थी, तो ये मांडू के होशंग शाह के मकबरे से। किससे ली गई थी प्रेरणा, मांडू के होशंग शाह के मकबरे से, जो कहाँ पे आता है, मांडू में आता है, धार में। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इसके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आगे पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत कौन सी योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाडली बहना योजना, माउंटबेटन योजना, अटल पेंशन योजना, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये ऑप्शन जिसने बनाए हैं बहुत ही सिंपल लेवल बना दिया इसका, लेकिन फिर भी ये सबको पता है। भारत जो आजाद हुआ है कौन सी योजना के तहत हुआ है, ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। जून 1947 में ये योजना आई थी, है ना, और उसी के तहत जो आपका ये भारत आजाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इतिहास से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, नमक का सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो NaCl क्या है, नमक का सूत्र है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सूत्र लगातार एक पूछे जा रहे हैं, और लेकिन सूत्र जो पूछे जा रहे हैं सिंपल पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कोशिका का ऊर्जागृह, ये भी मैं करा चुका हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो कहा जाता है, ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है कैलाश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। सुमरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, या कोई नहीं। तो कौन सा अलंकार है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा आपका। कौन सा अलंकार आएगा आपका, श्लेष अलंकार आएगा यहाँ पे। फिर हिंदी में क्वेश्चन आया है, अमावस्या का शुद्ध रूप क्या है। तो अमावस्या का शुद्ध रूप क्या होगा, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। अमावस्या का कहाँ पे शुद्ध रूप लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इनमें से जो सही लिखा हुआ है अमावस्या, ये लिखा हुआ है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। इसके अलावा आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मैं क्लास में कराया हूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोले थे सर ये सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आएगा एग्जाम में, और ये देखो आ गया है ना। और जो लोग मेरी हिंदी की क्लास लिए होंगे, ठीक है, उनको सबको पता है कि ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कराया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, मूर्तिकार, कालजयी, आत्मघाती, या जितेंद्रिय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जितेंद्रिय हो जाएगा, इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि यहाँ पे महावीर स्वामी की बात की गई थी। ठीक है, ये मैंने आपको कराया हुआ था क्लास में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में डिटेल में रखा हूं, लेकिन अभी मैं नहीं कराऊंगा इनको, पहले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर महात्मा गांधी जी के बारे में 10 मिनट हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं तो आप क्वेश्चन कर लोगे, इसको पूरा डिटेल है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि सारा एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। चलिए ये सब मैं आपको करा दूंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसके अलावा पूछा गया है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल, ये पूछा गया है आज। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है ये कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, ये सापला। सापला जो है आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका इस तरीके का फूल होता है साल पे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, संविधान का सबको पता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ पे आता है, तो संविधान के भाग 4 में आता है, और 36 से लेके 51 तक का जो आर्टिकल है ये किससे है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप डायरेक्ट मैं यहीं पे कराया हूँ क्वेश्चन आपको, आगे बताता हूँ, पंचायत से रिलेटेड आया हुआ है, इसमें रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। तो किस टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है एमपी ने? तो सबको पता है एमपी ने इतिहास रचा है, और लगभग शायद 28 साल के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश ने किसको हराया है? मुंबई को हरा के यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जीती हुई है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। बहुत ट्रॉफी जीते है ये मुंबई, लेकिन इस बार जो जीता है किसने जीता है? मध्य प्रदेश की टीम ने जीता हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। फिर भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये हो जाएगा जिम कार्बेट। जिम कार्बेट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में आता है। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये मैं पहले भी बता रहा था और अभी बता रहा हूँ कि अगर जो सोचते हैं कि हम 10 दिन की तैयारी करके, 15 दिन की तैयारी करके, या 1 महीने की तैयारी करके कोई भी एग्जाम निकाल देंगे, तो वो केवल क्या है, माला जपते रहे, वो नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम। ये लिख के ले लो, 1 महीने में एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे भाई? जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? ठीक है, हाँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और ये सब मैं आपको पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आप लोग को पता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है, बताइए। पेंच का 2 क्वेश्चन हो गए यहीं पे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी और मोगली लैंड कब रखा गया है? ये रखा गया है वर्ष 2002 या 3 में रखा गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फिर क्वेश्चन जो एक आया हुआ है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल कहाँ पे आता है? तो ये जो टर्मिनल आता है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे आएगा। तो विजयाराजे सिंधिया कहाँ पे आता है? शिवपुरी या ग्वालियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन उसका दिख रहा है, ग्वालियर। तो सिंपल सा है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कुसुम द्विवेदी को पढ़ते हुए 4 साल हो गए, वेरी गुड, हो जाएगा। फिर पढ़िए, अच्छे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये पक्का पता है कि जो लगा रहता है पढ़ाई में, उसका सिलेक्शन जरूर होता है। थोड़ा सा लेट हो सकता है, देर लग सकती है, लेकिन वो सिलेक्शन जरूर लेता है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ग्राम पंचायत का गठन पहले ही पूछा जा चुका है यहाँ पे पटवारी के एग्जाम में, और यहाँ पे फिर से पूछ लिया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। यानी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, मटकी नृत्य। मटकी नृत्य भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये मैं करा चुका हूँ, क्लास में ही करा चुका हूँ, पहले वाले से पहले करा चुका हूँ, और अभी भी करा चुका हूँ। इसमें मटकी नृत्य एमपी किस क्षेत्र में प्रचलित है? मालवा क्षेत्र में। और मैंने, अगर आपको याद होगा तो पूरे यहाँ पे बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, निमाड़ और मालवा, सब के नृत्य की लिस्ट पूरी एक साथ लिखाया हुआ था। अगर आप लोग को ये चीजें याद होंगी तो आपको पता होगा ये चीजें। ठीक है, और नहीं पता होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से करा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, वैसे मैंने आप लोग को ये चीजें करा दी थी। ठीक है, देखिए, तो कुछ नृत्य जो ऐसे यहाँ पे हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है इसमें आपका। जैसे सैला नृत्य जो है आपका, ये होता है आपका गणगौर उत्सव पे किया जाता है गुजरात निमाड़ क्षेत्र में। कांगड़ा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। लहंगी नृत्य जो है सहरिया जनजाति का है। परधौनी नृत्य बैगा आदिवासी का है। बाढ़ नृत्य जो है कंवर जनजाति का है। गोचो नृत्य जो है गोंड आदिवासियों का है। ये एक बार एक नजर में इसको देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। मटकी नृत्य जो है आपका इसमें महिलाओं द्वारा किया जाता है मालवा क्षेत्र में। ये सामुदायिक नृत्य भी है और एकल नृत्य भी है, दोनों है ये। भगोरिया जो है आपका ये मालवा क्षेत्र में ही आता है, भील जनजाति के द्वारा। बिल्मा नृत्य बैगा द्वारा प्रणय प्रसंग पे आधारित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मटकी मालवा में गुरुदेव, हाँ बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग मिथुन, कहाँ रह गए थे आप? फिर रीना नृत्य जो है दीपावली में बैगा और गोंड आदिवासी द्वारा किया जाता है। चटकोरा नृत्य जो है आपका यहाँ पे कोरकू जनजाति हो गई है, कोरकू आदिवासी द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य ये बैगा जनजाति द्वारा बघेलखंड में होता है। ठीक है, फिर नौरता नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ये ध्यान रखिएगा, अविवाहित लड़कियों के लिए ये नृत्य किया ये है। इसके अलावा आपको अहराई नृत्य जो है भरम, सेतम, सैला, अहराई, ये एमपी के भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। ठीक है, चलिए, फिर ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका आज आया हुआ है क्वेश्चन, त्रितिली नृत्य। त्रितिली नृत्य जो है ये शायद आज के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ये मध्य प्रदेश के कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आज आया हुआ है, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसका। जवारा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, फुल पार्टी नृत्य जो है ये होली के समय पे किया जाता है। और ग्रीडा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा किया जाता है रबी की फसल की जब बुआई होती है तो। ठीक है,
फिर इसके अलावा जो है, हाँ इतना ही है, और भी आप लोग को लिस्ट में और दिखा दूंगा फिर आगे। चलिए, एमपी का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है। खैर ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें, ऑप्शन ही पूरे गलत दिए हैं इसमें, क्वेश्चन ही गलत है ये वाला, है ना, ऑप्शन पूरे गलत है। अगर महाराष्ट्र की सीमा साझा नहीं करता है तो यहाँ पे महाराष्ट्र वाले 3 ऑप्शन साझा करने वाले देना चाहिए था, है ना। लेकिन अगर उसमें ध्यान रखिएगा, लेकिन ये यहाँ पे करेक्ट नहीं किया गया इसमें, उसमें मंडला करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन कुछ भी रहा होगा, सिवनी यहाँ पे सिवनी हो सकता है, छिंदवाड़ा हो सकता है, आपका बालाघाट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन, या बुरहानपुर हो सकता है आपका ऑप्शन। 3 ऐसे ऑप्शन रहे होंगे जो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, और एक ऑप्शन था उसमें मंडला, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंडला इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज आया हुआ था। फिर हाँ, जॉर्ज कैसल भवन, अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई यहाँ पे पढ़ा होगा, ये 1% लोग ही पढ़े होंगे इसका, कि अब देखो जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई पूछ लिया है, इतना डिटेल में कौन जाता है पढ़ने भाई। जॉर्ज कैसल भवन पूछ लेता तो आप लोग कर भी लेते इसमें। तो यहाँ पे जॉर्ज कैसल भवन के यहाँ पे समुद्र से ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो आंसर करें इसका फटाफट जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र से ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, सी आप लोग ऑप्शन कर रहे हैं, ज्यादातर इसमें सी ऑप्शन ही कर रहे हैं, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 484 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर ये जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पे आता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में आता है। कहाँ पे आता है? शिवपुरी में आता है। अब पूरी संभावना है कि आपसे आगे क्वेश्चन पूछ लिए जाए माधव राष्ट्रीय उद्यान से। माधव राष्ट्रीय उद्यान अगला टारगेट पटवारी का हो सकता है इसमें, या फिर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, दो में से एक क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक है। या माधव से पूछ लिया जाए या फिर कुनो से पूछ लिया जाए, क्योंकि दोनों जगह पे, ठीक है, बाघ और चीता यहाँ पे आए हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की क्लास में पहले ही करा चुका हूँ, जूली जी टॉपिक वाइज करा चुका हूँ इस चैनल पे, आप उसको प्लेलिस्ट बना है, आप देख लीजिए इसको। अब ये बताइए, क्या मैंने महाजनपद के बारे में पूरी लिस्ट नहीं कराया हूँ आप लोगों को क्लास में? 16 के 16 महाजनपद का पूरा लिस्ट मैंने नहीं कराया हूँ, पीडीएफ में भी आपको दे चुका हूँ मैं, है ना, राजधानी क्षेत्र वगैरह, और उससे क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है कि महाजनपद से तीसरा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, महाजनपद का नाम बताइए। चेदी, वत्स, मगध, ये तीनों महाजनपद आते हैं 16 महाजनपद में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी और क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एनालिसिस का यही फायदा होता है कि जो भी एनालिसिस देख लेता है उसके, अगर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो 5 या 10 नंबर आपकी तैयारी में बढ़ जाते हैं, ये श्योर है, ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सब मैं आप लोगों को करा चुका हूं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? फेमस क्वेश्चन है करंट अफेयर का। यूरोप ने जीता है, एशिया ने जीता है, जापान ने जीता है, या अर्जेंटीना ने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है बताएं जरा, इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो जीता है ये अर्जेंटीना ने जीता है, और इसका मैंने करंट अफेयर का अलग से फीफा विश्व कप का वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा पूरा, मैंने यहाँ पे इसका वीडियो बनाया था अर्जेंटीना के बारे में, दिख जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ आप लोग को, ठीक है। तो बहुत सारे आप यहीं पे सबूत दे दिए मैंने कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैं पे पूरा प्रूफ के साथ बता दिया, ये मेरी क्लास से अभी आए हुए थे ये क्वेश्चन, ये ठीक अभी पढ़ाया हुआ था मैंने आप लोग को। हाँ, ये सारे पीडीएफ आपको ग्रुप में डेली मिल जाते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ ग्रुप में मैं पीडीएफ दे देता हूँ। और ये 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी 95% लोग जुड़े हैं हमसे व्हाट्सएप पे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए, आराम से करना चाहिए था मेहुल ना, आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत, वो पाप माना जाता है ना, जो नहीं आए वो तो बात की बात है, आते हुए क्वेश्चन कोई गलत नहीं करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये भी आप सर्च करोगे फीफा विश्व कप ना, मेरे चैनल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा, फीफा विश्व कप बाई आदर्श आईएएस एकेडमी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ये पूरा वीडियो में बनाया हुआ हूँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय जो है किस स्टेडियम में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। होलकर स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन स्टेडियम, या हिमाचल प्रदेश स्टेडियम? तो कहां पे है बताएं जरा, इससे सही आंसर क्या होगा आपका?
और मैं एक ऐसी चीज करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा करने के लिए, ठीक है। मेरे पास कुछ भी बहुत ज्यादा इनकम सोर्स नहीं रहती है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा जितना सोर्स मेरे पास रहता है पूरी चीजें मैं फ्री देने का ट्राई करता हूँ, मैक्सिमम चीजें, है ना। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूँ, मुझे अगर कहीं सैलरी मिल जाती है तो मैं वहां से पैसे इकट्ठा करता हूँ और लगाता मैं यहीं पे हूँ उसमें। तो अभी हमारा क्या आने वाला है, एक जल्दी ही 1 मंथ के अंदर काम चल रहा है इसमें, हमारा वेबसाइट एक आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे एमपीजी के हो गए आपका, खासकर एमपीजी के में फोकस करूंगा। मैंने बोला था एमपीजी की एक बुक भी मेरी आने वाली है, तो यहाँ पे 5000 प्लस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे हमारे इसमें, जो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे और नए क्वेश्चन भी रहेंगे, पुराने क्वेश्चन भी रहेंगे, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप कभी पहले सुने भी नहीं होंगे, और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आए हुए हैं वो सभी तरह के क्वेश्चन रखेंगे। ये पूरा फ्री रहेगा, इसमें एक भी रुपए आपका चार्ज नहीं लगेगा। तो जल्दी ही 1 महीने के अंदर हमारी वेबसाइट भी आ रही है, पूरा आप लोग देख पाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय किस स्टेडियम में है, ये हो जाएगा होलकर स्टेडियम में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जीके के अदर सब्जेक्ट के भी पूरा हम लोग फ्री रखेंगे, कोई इसका चार्ज नहीं रहेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वायत्त निकाय या राज्य स्वास्थ्य विभाग, तो किसके अंतर्गत आता है बताएं जल्दी से। अच्छा, एग्जाम में पेपर तो इजी था, बट मैनेजमेंट और कंप्यूटर में कहीं और से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना स्कोर किया आपने मयूर, थैंक यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताएं जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा ये जो आता है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर में भी देखो, कंप्यूटर पे जो है बहुत टफ अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन मान के चले, 25 भी नहीं मानते, 20 मान के चले, तो 12 क्वेश्चन आपसे नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, 8 क्वेश्चन जो है थोड़े से डीप लेवल में प्रैक्टिकल लेवल पे पूछा जा रहा है, वो है ना। जो अच्छे सीपीएससी की तैयारी के होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, वो कर पाएंगे। अब बाकी 10 से 12 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में भी नॉर्मल ही आ रहे हैं इसमें। हाँ, मैनेजमेंट का हम मान सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है आपका टफ लेवल ज्यादा पूछा जा रहा है इसमें, है ना। वो सीधे मुझे लगता है पीएचडी ही कराने वाला है। कंप्यूटर की मैराथन ले लें, कंप्यूटर की मैराथन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर एस राजू ने, कृष्णामचारी ने, सर्वानंद पिल्लई या नागेश्वरम अय्यर? तो किसने संभाला था ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर एस राजू ये है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन। सबसे अधिक जो क्वेश्चन यहाँ पे व्यापम का ये रूल ही है कि व्यापम की जो भी एग्जाम होगा ना, ये मैथ रीजनिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ये व्यापम ने फिक्स कर दिया है एक तरीके से। पटवारी में मैथ रीजनिंग जो आना चाहिए वो केवल जो था मैक्सिमम आप लेके चलते 50 क्वेश्चन लेके चलते, लेकिन 200 के क्वेश्चन में आप अगर 70 से 80 क्वेश्चन आप केवल मैथ रीजनिंग के दे रहे हो इसमें, ठीक है। मतलब आप केवल उन्हीं को पढ़ाना चाहते हो, केवल उन्हीं के सिलेक्शन लेना चाह रहे हो जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जिनको मैथ आती है, ठीक है। ये फिक्स ही है इसमें। तो ये इस तरीके के चल रहा है, लेकिन ठीक है, करिए मेहनत उसमें, फिर भी मैथ रीजनिंग तैयार करते चलिए, जीके भी तो पढ़ना ही अपने को। तो ये अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया है? जनधन योजना, नमामि गंगे अभियान, जल अभिषेक अभियान या बाल विकास अभियान? तो कौन सा अभियान है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सिलेबस के अकॉर्डिंग व्यापम अगर एग्जाम ले ले तो फिर अच्छा काम ना हो जाएगा, और अच्छा काम कभी व्यापम कर ही नहीं सकता है ना, वो तो रूल ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलाभिषेक अभियान होगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हिंदी सब्जेक्ट के ओनली 15 क्वेश्चन थे। मैंने वही बताया ना, सिलेबस को मानता ही नहीं है व्यापम कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कर दे कोई एग्जाम। ये इसका डिटेल है, यहाँ पे इस अभियान के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है, जन भागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा इसके अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? सबको पता है मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, ये हो जाएगा आपका बुरहानपुर। और पूरी संभावना है कि अब आपसे इसमें और भी यहाँ पे दिशा पूछ लिया जाए तो उत्तरी जिला कौन सा आएगा? उत्तरी जिला कौन सा आ जाता है, मुरैना,
ठीक है। पश्चिमी जिला कौन सा आएगा, ये सिंपल है, बताने वाली बात नहीं है, सबको पता होगा ये। अलीराजपुर जो है पश्चिमी जिला आ जाएगा। ठीक है। पूर्वी जिला कौन सा आएगा, तो पूर्वी जिला आ जाएगा सिंगरौली। हो सकता है आपके कल के एग्जाम में, कल तो नहीं है, परसों एग्जाम है, ये पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राजेंद्र कुमार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 5, 6, 7 या 4? तो कितनी होती है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसकी संयोजकता जो होती है बॉन्ड कितना होता है, 4 होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, है ना। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी आपने टच किया होगा इसको, केमिस्ट्री को या फिजिक्स को, तो आप पढ़ लोगे, जान जाओगे। 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैथ रीजनिंग से 75 से 65 से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, किसी किसी में 80 तक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं मैथ रीजनिंग के, है ना, जो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन क्या कर सकते हैं अपन, कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें। उनको तो केवल ये दिखाना है कि आप क्या है वैकेंसी दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी में, चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कहीं चैनल ही बैन ना कर दे हमारा फिर, है ना। तो तंत्रिका कोशिका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B11। तो तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ, तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका में ये बहुत डीप लेवल में पूछा गया है, विटामिन B12 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपका, कौन सी विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायता करता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। विटामिन ई जो करता है कोशिकाओं की रक्षा करता है, त्वचा की भी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बालों में भी आप लगाते हो, विटामिन ई की ज्यादा रहता है, विटामिन, है ना, या फिर आप त्वचा के लिए भी विटामिन ई का ज्यादा प्रयोग करते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान, और एक एक नहीं, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन को लगातार पढ़ना है आपको। शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी से, देखो 3 क्वेश्चन विटामिन से पूछे गए हैं आज, 3 क्वेश्चन आज केवल विटामिन टॉपिक से पूछ लिए गए हैं। तो शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है, तो खैर ये अम्ल पूछा गया इसमें आपका, ठीक है, किस अम्ल से रुक जाती है। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है ये वाला, मुझे लग रहा है, ठीक है। अम्ल आएगा तो लैक्टिक अम्ल आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये सही से नहीं लिखा हुआ है इसमें, है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूध का खट्टा होना, ये फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूध का खट्टा होने के कारण कौन सा अम्ल होता है, तो यहाँ पे जो कौन सा अम्ल होगा आपका, यहाँ पे अम्ल होगा वही लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें लैक्टिक अम्ल आएगा, वो क्वेश्चन गलत है पिछला वाला आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, रैम का फुल फॉर्म, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का भी फुल फॉर्म आगे पूछा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसके। फिर देवी सती का जो हार है ये कहाँ पे गिरा था, तो ध्यान रखिएगा, देवी सती का जो हार है ये गिरा था आपका सतना में, और सतना में भी कहाँ, मैहर में। देवी सती की बात की जा रही है, उनके जो भगवान शिव से जिनका विवाह हुआ था। और आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो दक्ष थे, दक्ष कौन थे, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, औरस पुत्र थे, है ना। और दक्ष की ही पुत्री जो थी इसमें सती थी, और इनसे विवाह किनका हुआ था, शिव जी का। लेकिन दक्ष ने क्या किया था, अपने दामाद का यानी शिव जी का क्या किया था, अपमान किया था। और अपमान न सह पाने के कारण यहाँ पे सती जी ने क्या किया था, आत्मदाह कर लिया था। और आत्मदाह जब किया था तो इनके शरीर के जो अंग हैं बहुत अलग अलग जगह पे यहाँ पे गिरे थे, लगभग 50 या 51 स्थान पे यहाँ पे भारत में गिरे हुए थे उनके अंग, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 जगह पे उनके अंग गिरे हुए थे, कुछ पार्ट गिरे हुए थे, जिसमें एक आता है आपका उज्जैन, ठीक है, दूसरा आता है इसमें आपका मैहर, और तीसरा आता है इसमें आपका अमरकंटक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोहनी जो गिरा था उनका, ये कहाँ गिरा था, उज्जैन में गिरा हुआ था, ठीक है। मैहर में जो गिरा हुआ था इनमें, है ना, ये हार जो गिरा हुआ था ये कहाँ गिरा था इनका, ये मैहर में गिरा हुआ था। और अमरकंटक में भी कुछ अंग गिरे हुए थे इनके। तो 3 स्थान आपको ध्यान रखना है इनका,
उज्जैन, मैहर, अमरकंटक। हो सकता है एग्जाम में आपसे मैहर पूछ लिया गया है तो अब अगला जो आएगा आपका अमरकंटक और उज्जैन पूछ ले जाए तो ठीक है। कोहनी मंदिर, कोहनिया मंदिर करके उज्जैन में एक है, इनके नाम से ही एक मंदिर है। और अमरकंटक में नर्मदा मंदिर, अगर आपने देखा होगा, नर्मदा मंदिर में ही इनके जो यहाँ पे अंग के प्रतीक रूप में किया गया है आपका, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश को केक की भूमि कहा कहते हैं? तो केक की भूमि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा स्कॉटलैंड। अब कोई पढ़ते पढ़ते सन्यासी क्यों न ले ले, क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ पाएगा, इतना डिटेल में किससे कौन पढ़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे रखे ही जाते हैं जिससे आप कर नहीं पाओ, आपका मोरल डाउन हो जाए। दो तीन क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके। दत्ती माता का मंदिर कहाँ पे आता है? तो दत्ती माता का मंदिर जो आता है ये भी आपका वही वाला है, छतरपुर के गुब्बारा में आता है। छतरपुर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मंदिर का भी जो लिस्ट मैंने लिखाया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर क्वेश्चन जो है, लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज हुआ है? ये एक क्वेश्चन आ जाया हुआ है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन का लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो गिनीज बुक में जो यहाँ पे इनका नाम आया है, कब दर्ज किया गया था? 1974 में ही दर्ज हो गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य घुड़सवारी एकेडमी, आज जो क्वेश्चन आए थे 6-7 क्वेश्चन जो थे डेट वाले थे, और डेट भी सिंपल वाले नहीं पूछे गए थे, टफ लेवल के पूछे गए थे, बहुत सारा टफ लेवल पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2007 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। फिर ये है ना, अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे साक्षरता दर किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है ना। अभी ये खुद ही ये पीछे, अब नीचे से दूसरे तीसरे क्रम में है ये, तो उसमें भी रैंक देख रहे हैं। झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा रिवर कहाँ पे आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंदा रिवर कहाँ पे आता है? नंदा रिवर जो आता है राजस्थान में आता है। ये एक क्वेश्चन आप पूछा गया है, आज के एग्जाम में है, ठीक है। फिर राज्य योजना आयोग का नाम राज्य योजना बोर्ड कब रखा गया है? ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोर्ड जो रखा गया है कब किया गया है आपका? ये हुआ है आपका वर्ष 2007 में किया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका है, एक मुखी शिवलिंग कहाँ पे है? एक मुखी शिवलिंग कहाँ पे आता है? उज्जैन में, सतना में, खजुराहो में, या उपरोक्त सभी जगह पे एक मुखी शिवलिंग कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, एक मुखी जो शिवलिंग आता है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है, ठीक है। अष्टमुखी शिवलिंग कहाँ पे आएगा पूछा गया है? मंदसौर में। और एक मुखी शिवलिंग कहाँ पे है आपका? सतना में है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, और सतना से क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। कुमार सानू का मूल नाम क्या है? ये क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो केदारनाथ भट्टाचार्य, केदारनाथ भट्टाचार्य जो है कि इनका कुमार सानू का फुल फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब संगीतकार का, जितने भी संगीतकार हैं, क्योंकि संगीतकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं किससे? कुमार सानू से पूछ लिया गया है, ठीक है। कुमार सानू से पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है। इसके अलावा लता मंगेशकर से पूछ लिया गया है ना। पलक मुच्छल से आ गया क्वेश्चन आपका। तो 3 क्वेश्चन आपका जो है आपका पूछ लिया गया है संगीतकार से, और आगे पूरी संभावना है कि अब आपसे पूछ लिया जाए शान के बारे में, है ना। शान से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर ममता शर्मा के बारे में आ सकता है, ठीक है। और भी जो संगीतकार हैं मध्य प्रदेश के, एक बार अच्छे से लिस्ट नेट में देख लीजिएगा, और उसका स्थान या फिर उनके जिले का नाम देख लीजिएगा, उनसे रिलेटेड जानकारी देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपसे, ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे गए संगीतकार के। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी है? ये पूछा गया है। साकेत, पंचवटी, यशोधरा, या उपरोक्त सभी। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी इन्हीं की रचना है, साकेत, पंचवटी और यशोधरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन इतने ही थे इसमें। और आप बोलो गांधी जी का, मैं यहाँ पे 20 मिनट टाइम लगेगा, तो अगर आप बोलो तो गांधी जी के बारे में पूरा करा दो यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा सॉल्व कर लोगे, या फिर बोलो तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊं, जैसा आप लोग बोलो वैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अभी करेंगे तो 20 मिनट से ऊपर लग जाएगा इसमें समझाने में, लेकिन हर एक टॉपिक शुरू से लेके अंत तक, है ना, जीने से लेके मरने तक क्या क्या घटित हुआ है, मेन मेन चीजें इसमें करा दूंगा जो एग्जाम में आता है, या फिर अगर आप बाद में बोलोगे परसों क्लास में तो वहां भी करा देंगे। 14-15 का पेपर इजी क्यों दिया? फिर शुरुआत में इजी ही आता है जूली, ये व्यापम का रूल ही है। 1 हफ्ते तक पेपर इजी रहेगा, फिर लेवल बढ़ता चलेगा ये लगातार, ठीक है, लगातार बढ़ता रहता है इसमें। रोशनी बर्मन जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, ठीक है, करा दें, ठीक है। तो करा देते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, है ना।
खैर पढ़ने वाले ही यहाँ पे रुकेंगे, नहीं पढ़ने वालों को, टाइम पास वालों की बात ही अलग है इसमें। 20 मिनट पढ़िए और गारंटेड है बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें गांधी जी से अगर आते हैं तो पूरी संभावना है आपको उसी से आ जाएगा, है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पे कवर किया मैंने, ठीक है। देखिए तो शुरू से अगर इनका जन्म से लेके बात करें गांधी जी का, तो यहां से देखिए इनका जन्म, तो पहली बात आप ध्यान रखिएगा, सबको पता है गांधी जी का, आराम से सुनिए, 10 मिनट का टाइम केवल लूंगा मैं, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको। गांधी जी का जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, और सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को, है ना, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी था, और अन्य नाम क्या है इनका, काबा गांधी इनका अन्य नाम है, ये ध्यान रखना है। महात्मा जी के जो माता जी का नाम क्या है, पुतलीबाई, है ना, पुतलीबाई क्या है इनके माता का नाम है, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। ये तो बच्चों वाली जानकारी हो गई, है ना। तो बच्चे बूढ़े जवान सब के लिए हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें है। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो ध्यान रखिएगा इनके 4 पुत्र थे, ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये, अच्छा ठीक है रोशनी, आपका एग्जाम है, वेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा आपका। तो महात्मा की उपाधि जो थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी हुई थी, ये क्वेश्चन आया है पटवारी में, है ना। अभी तो जन्म मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस दिन 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने बता दिया पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी की कस्तूरबा गांधी सगाई कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो 7 वर्ष की आयु में सगाई हो गई थी, ठीक है। और विवाह कितने वर्ष में हुआ था, तो 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसमें कस्तूरबा गांधी जी की आयु भी 13 वर्ष ही थी, ठीक है। प्रथम पुत्र जो हुआ था इनको 1888 में हुआ था। इनके द्वारा किस वर्ष में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 1904 है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा गांधी जी कितने वर्ष की आयु में वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए हुए थे। तो 18 वर्ष की आयु में कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी किस वर्ष 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के 8 डरबन में गए थे, ठीक है, 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के लिए डरबन गए थे, तो ये 1883 में गए हुए थे। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके बाद पूरा यात्रा इनका दिया हुआ है। डरबन किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी किसके बुलाने पे डरबन गए थे, तो सेठ अब्दुल्ला, है ना, दादा अब्दुल्ला या सेठ अब्दुल्ला के बुलाने पे गए थे, उनके जमीन का केस लड़ने के लिए। भाई में क्या हुआ था, लड़ाई हो गई थी इनकी, ठीक है। और कौन थे ये, गुजराती व्यापारी थे। फिर उन्होंने कितने तरह के भारतीयों को पाया यहाँ पे, तो 3 तरीके के भारतीयों को पाया था। कैसे कैसे भारतीय थे, अनुबंधित एक मजदूर रहते थे वहां पे, भारतीय व्यापारी थे, और पूर्व निगमित व्यापारी थे। पूर्व निगमित व्यापारी क्या होता है, आगे बताता हूं, इसमें डिटेल है ये। अनुबंधित मजदूर पहले देख लेते हैं, तो ये जो भारत से काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका लाए गए थे, ये क्या है, अनुबंधित मजदूर हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अनुबंधित मजदूर किस क्षेत्र में किया करते थे कार्य, तो गन्ने के खेतों में। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय व्यापारी कौन थे, तो वे व्यापारी जो अनुबंधित मजदूरों के पीछे व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये भारतीय व्यापारी। और यहाँ पे क्या है आपका, इसमें तीसरी श्रेणी में कौन थे, तो वे भारतीय थे जिनकी अनुबंधित सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन पैसे के अभाव के कारण दक्षिण अफ्रीका में रहने के मजबूर थे, और पूर्व निगमित मजदूर कहा जाता था। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हर एक चीज मैंने यहाँ पे आप क्लियर रखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को किस समस्या का समाधान करना पड़ा था, तो नस्ली भेदभाव का। इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन भी किया हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे किन पुस्तकों का यहाँ पे सोच जो विकसित होती है इनकी, कौन से पुस्तक को पढ़ के हुई थी, तो अपोलॉजी, अनटू दिस लास्ट, ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है इनका, पुस्तक ध्यान रखना है आपको। फिर एथिकल रिलीजन, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आप इसमें छोड़ भी दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये दोनों आपको ध्यान रखना है। किन पुस्तकों का अनुवाद गांधी जी द्वारा अपनी मातृभाषा गुजराती भाषा में किया गया था, तो ये किया था अपोलॉजी तथा अनटू दिस लास्ट, मैंने बताया ये दोनों किताब इंपॉर्टेंट है। और अपोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो ये प्लेटो के द्वारा रचित हुई है, ठीक है। अरस्तु के गुरु भी थे प्लेटो, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनटू दिस लास्ट पुस्तक किसके द्वारा रचित है, ये है जॉन रस्किन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को किस यात्रा के दौरान नस्ली भेदभाव का
सामना करना पड़ा था, उन्हें रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। ऐसा एक भी दिन गया है, अब कोई मुझे स्टूडेंट बता दो कि जो मैं पढ़ाया हूं और पीडीएफ आपको ग्रुप में नहीं भेजा हूं। मैं लेट जरूर आता है, एक दिन लेट हो सकता है, लेकिन मैं पीडीएफ जरूर भेजता हूँ, टेंशन मत लो, भेज दूंगा इसको भी। ठीक है, फिर महात्मा गांधी के साथ रेल के बाहर फेंके जाने की घटना जब कब की है, इससे इनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो 7 जून 1893 की घटना है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ठान ली थी, है ना। गांधी जी ने किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये 1894 में किया था, साउथ अफ्रीका में किया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा आपको 1903 में प्रकाशित इंडियन ओपिनियन अखबार किस भाषा में प्रकाशित है, गुजराती, हिंदी और तमिल तथा अंग्रेजी भाषाओं में। ये सभी एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रिंस सोनी आपके मॉर्निंग में 140 ओबीसी से आए हैं, काफी मेहनत किए हैं, फिर भी इतना कम आए हैं, लेकिन ठीक है, अभी आपके यहाँ पे टेंशन मत लीजिए प्रिंस, हो सकता है अभी आपका नंबर बढ़े यहाँ पे, है ना, क्योंकि पेपर टफ आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अजय, पेपर टफ आ रहे हैं अभी, तो क्वेश्चन हो सकता है आपके इसमें नंबर बढ़ जाए आगे, और कम अभी भी नहीं है, चांस इसमें है आपका। महात्मा गांधी जी ने नटाल में फोनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी, तो यह किया था 1904 में। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष बोर युद्ध के लिए घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 1100 भारतीय एम्बुलेंस चालकों को नियुक्त किया था, तो ये 1900 में किया था। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं आता हूँ यहाँ पे, भारत पहुंच जाते हैं, उसके बाद देखता हूँ, है ना, तो रुक जाइए थोड़ा सा, भारत पहुंचा दें महात्मा गांधी जी को, ये पहुंच गए हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से संघर्ष समाप्त कर भारत कब लौटे, ये लौटे थे 15 जनवरी 1915 को। ठीक है, और उसी दिन को क्या माना जाता है, यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर महात्मा गांधी भारत लौटने के दिन आज किस दिवस को मनाया जाता है, तो यही प्रवासी भारतीय दिवस मैंने बता दिया। महात्मा गांधी जी किसके अनुरोध पे भारत लौटे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और यही क्या थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। क्या थे इनके राजनीतिक गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने भारत लौटने के बाद कितने वर्ष तक देश का दौरा किया था, तो 1 वर्ष तक इनके नेतृत्व में उन्होंने क्या किया था, देश का दौरा किया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर महात्मा गांधी जी ने आते ही भारतीयों की स्वशासन की मांग को गलत क्यों माना, क्योंकि उसमें ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था, जिस कारण उसके खिलाफ विरोध करना उन्हें सही नहीं लगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, 1917 में किया था, गुजरात में किया था, सबको पता है। महात्मा गांधी जी किस मित्र ने उन्हें साबरमती आश्रम बनाने के लिए जगह दी थी, तो अंबालाल साराभाई के खिलाफ। और ये देखो, दोस्त दोस्त ना रहा, अम्बाभाई साराभाई के खिलाफ ही उन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी दोस्त के भी सगे नहीं हुए, है ना, उनके लिए जनता ही सब कुछ थे। तो भारत, यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने भारत में आते ही सबसे पहले कौन से 3 सत्याग्रह किए थे, तो सबसे पहले किया था चंपारण, है ना, यहाँ पे बिहार में आता है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे यहाँ पे आए हुए थे। फिर अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत में सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस संघर्ष में किया गया था, तो ये किसमें किया था, रोलेट सत्याग्रह के में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, किसने महात्मा गांधी जी का ध्यान चंपारण में हो रहे शोषण की तरफ दिलाया था, मैंने वही बताया, राजकुमार शुक्ल क्या आ जाएंगे, सही आंसर होंगे। हाँ, एक थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, शायद ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी का है ना, जिसमें शायद गलत लिखा हुआ है, 9 जनवरी 1915 को आए थे, और उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो वो डेट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, 15 जनवरी नहीं है, ये 9 जनवरी है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आता है आपका बिहार में आता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, 1917 में शुरू किया गया था। चंपारण किसानों को ब्रिटिश लोग कितने भूभाग पे नील की खेती करने के मजबूर किया करते थे, तो ये 3/20, यानी टोटल 20 हिस्सा था, तो 20 हिस्से में से जो है आपका 3 हिस्सा जो होता है इसमें नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया था, और इसी के खिलाफ जो हुआ था चंपारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, 3 कठिया प्रथा इसको कहा जाता था, इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ था, किसानों को न्याय मिला और मुआवजा दिया गया था। अहमदाबाद सूती मिल से संबंधित अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। सूती मिल के मजदूरों की क्या मांग थी, तो
प्लेग बोनस वापस न देना या मजदूरी 50% बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए ये था। फिर प्लेग बोनस क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस दिया था, जिसे अब मिल मालिक वापस चाहते थे, लेकिन मजदूर इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि यह तो बोनस वापस ना लिया जाए या फिर उनका वेतन 50% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये इनकी मांग थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में आमरण अनशन किया था, ये मैंने आपको करा चुका हूँ। आमरण अनशन या भूख हड़ताल सबसे पहले किसमें किया था, तो अहमदाबाद सत्याग्रह में किया था। ये आपको ध्यान रखना है ना, 2-3 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको, एक बार में नहीं आएगा। अहमदाबाद सत्याग्रह का निष्कर्ष क्या निकला, मजदूरों का वेतन 35% बढ़ा दिया गया था। ये पॉजिटिव रिजल्ट निकला। अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान कौन महात्मा गांधी के अनुयायी कौन बन गए थे, तो मिल मालिक अंबालाल साराभाई तथा उनकी बहन अनसुईया बेन। मैंने बताया था ना, ये जो दोस्त थे है ना, उन्हीं के खिलाफ ये सत्याग्रह कर दिए थे ये। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। किसानों की समस्या क्या थी, खेतों में सूखा पड़ने पर अंग्रेज सरकार उनका कर माफ नहीं कर रहे थे, इसके खिलाफ ये हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह का निष्कर्ष क्या निकला, किसानों का कर माफ कर दिया गया, यानी शुरू के इनके पूरे जो सत्याग्रह थे गांधी जी के सफल हुए थे, है ना। फिर आगे आते हैं, राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम कब मिले थे, तो चंपारण सत्याग्रह में मिले थे। ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आ चुका है शायद, है ना। सरदार पटेल महात्मा गांधी सर्वप्रथम कब मिले थे, तो ये खेड़ा सत्याग्रह में मिले थे, और बाद में कब मिले थे, बारडोली सत्याग्रह में साथ में मिलके सत्याग्रह किए हुए थे। ठीक है, स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है, ये कम कर दूं मैं स्पीड इसमें। खिलाफत आंदोलन क्या था, इसमें महात्मा गांधी जी ने सहयोग क्यों किया, इसमें क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद वहां का खलीफा जो था, जिसका पद समाप्त कर दिया था, इसी के खिलाफ यहाँ पे भारत में आंदोलन किया गया था। तो मुसलमानों का आंदोलन था, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ते हुए गांधी जी भी यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ, 1900 यहाँ पे 22 में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1920 में किया था, 1922 में ये भी समाप्त हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन क्या था, आंदोलन के चलते विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इसमें आपका स्कूल अंग्रेजी द्वारा बनाए गए जो भी चीजें हैं उन सबको क्या करना था, यहाँ पे बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं का, विद्यालय का, कॉलेज का, सबका। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया गया, सबको पता है, चौरा चौरी कांड के कारण रोक दिया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन के समय यहाँ पे 5 फरवरी 1922 में विरोध के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे जिंदा जल गए थे, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने हिंसा के रूप ले लिया था सत्याग्रह को, इसलिए उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, फिर 12 फरवरी 1922 को यहाँ पे उन्होंने इस सत्याग्रह को समाप्त करने घोषणा कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल गया था और महात्मा गांधी जी को यहाँ पे जेल में भेज दिया गया था। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे गांधी जी की बहुत यहाँ पे बुराई भी की थी और आलोचना भी की थी, सबने इनकी आलोचना की थी कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कि एक तो सपना दिखा दिया, सपना दिखा के फिर तुरंत तोड़ भी दिया, इतना मेहनत करने के बाद। गांधी जी को किस जेल में कैद किया गया था, यरवदा जेल में, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी जी ने कारावास में रहते हुए किस वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नाम पुस्तक लिखी थी, 1923 में। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष 1 वर्ष की राजनीतिक मौन का निर्णय लिया था, 1925 में लिया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1929 का, तो सबको पता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपी पटवारी में। ठीक है, लाहौर में हुआ था, ये शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर आपका है नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च जो है कहां से कहां तक यात्रा हुई थी, तो साबरमती से लेकर दांडी तक। ठीक है, और ये कब से चालू हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 से चालू हुआ था दांडी मार्च, और 5 अप्रैल 1930 तक चला था, है ना, डेट नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक चला था। ठीक है, फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च, कहीं कहीं पे डेट 5 मार्च लिखा रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने साप्ताहिक प्रकाशन वर्ष हरिजन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1933 में किया गया था, जब सांप्रदायिक पंचायत लागू हुआ था, उसके बाद ये किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से चालू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने मुख्य जो है आपका नारा क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कस्तूरबा गांधी जी का निधन कब हुआ था, तो 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी जी का निधन हुआ था। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास
किया था 13 जनवरी से यहाँ पे 5 दिन तक किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चर्चिल ने इन्हें क्या कहा था, चर्चिल ने इन्हें कहा था अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर जो कहा था, इनको किसने कहा था, चर्चिल ने कहा हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और ध्यान रखना है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने क्या किया था, कांग्रेस के भाग लिया हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है गांधी जी से संबंधित। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका 1932 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें गांधी जी भाग लिए थे। बाकी 3 में से केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो यहां तक गांधी जी था। इसके अलावा आपको अपने जीवन का अंतिम उपवास कब किया था, ये तुम्हें देश में भड़के सांप्रदायिक दंगों के विरोध में किया था, और किस दिन नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो ये 30 जनवरी 1948 को की गई थी। ये आपको ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा ऐड हो सकते हैं, पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।